प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम मैमेलियन एंडोक्राइनोलॉजी में मेल और फीमेल गोनाड में पहले मेल गोनाड टेस्टिस के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस यानी वृषण, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गोनाड्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेल में जो गोनाड होते हैं वो टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर जो गोनाड होते हैं वो ओवरी होते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है और ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर अंड जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। ये जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के अंदर जो गोनाड होते हैं, इन गोनाड्स के अंदर मियोसिस की प्रक्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से जो ये स्पर्म और अंडाणु बनते हैं वो n नंबर क्रोमोसोम युक्त होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल को, स्पर्मेटोजोआ को, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस करता है ओवा को, जिन्हें अपन ऊ साइड से ओवा कहते हैं। इन स्पर्म्स और ओवा के मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट से फिर धीरे धीरे आगे भ्रूणीय परिवर्धन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर टेस्टिस होता है, ये मेन सेक्स ऑर्गन है, और टेस्टिस के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, और ये स्पर्म जब बन जाते हैं तो उसी दरमियान टेस्टिस एक विशिष्ट हार्मोन का स्रावन करता है, इसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन के कारण से नर लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जो जनन की प्रक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है। टेस्टिस का जो निर्माण होता है वो पहले गर्भ में वृक्क के पास में होता है, फिर वृक्क के पास जो ये विकसित होते हैं वो स्पर्मेटिक कॉर्ड, लंबे पतले रज्जु के थ्रू होते हुए नीचे नीचे वृषण कोश में उतरते हैं। ये वृषण कोश को सक्रोटम कहते हैं, और लगभग जन्म लेने के 2 महीने पहले टेस्टिस वृषण कोश के अंदर आ जाते हैं। प्रत्येक टेस्टिस जो वृषण होता है ये रेशेदार संयोजी ऊतकों से घिरे हुए रहता है। एक लेयर होती है जो उनके चारों तरफ होती है, इस लेयर को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। सबसे बाहरी स्तर होता है ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। प्रत्येक वृषण के अंदर लगभग 250 यूनिट इकाई की संरचना होती है, जिन्हें अपन लोब्यूल्स कहते हैं। यानी कि ये बहुत सारे लोब्यूल्स मिलकर लोब बनाते हैं, और इन लोब्यूल्स की संख्या एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 होती है, और प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनको कि रेता नलिकाएं कहते हैं, इन्हीं में शुक्र जनन की क्रिया होती है। सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं। इस जाल को रेटी टेस्टिस कहते हैं। जैसे इस चित्र में अपने को दिखाई दे रहा है, आप इसे बड़ा गौर से समझिए, आपको लगभग वृषण की संरचना समझ आ जाएगी। ये देखिए, सक्रोटम के अंदर टेस्टिस है। इस टेस्टिस को बाहर निकाला तो ये सबसे बाहर सक्रोटम सैक नज़र आ रहा है, और सक्रोटम सैक स्पर्मेटिक कॉर्ड से चिपका हुआ है, और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चिपकी हुई रहती है, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये आप देखेंगे बाहर की तरफ फांकनुमा जो ये रचना दिखाई दे रही है, ये एपिडिडाइमिस है। वृषण के ऊपर इसको अधिवृषण कहते हैं। एपिडिडाइमिस का ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हेड ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं। इसके बाद में सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है इसको टेल ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हैं। इसको कोडा एपिडिडाइमिस भी कहते हैं, और हेड वाले रीजन को कैपट एपिडिडाइमिस कहते हैं, और बीच वाला हिस्सा कार्पस एपिडिडाइमिस कहलाता है। अर्थात एपिडिडाइमिस के 3 हिस्से हुए,
हेड वाला कैपट, बीच वाला कार्पस, सबसे नीचे वाला कॉडा। कॉडा मीन्स टेल, कैपट मैंने हेड, हेड एंड टेल। तो ये एपिडर्मिस के 3 हिस्से हुए, ऊपर वाला, बीच वाला और ये नीचे वाला। एपिडिडाइमिस वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। वृषण कोश 3 लेयर युक्त संरचना होती है, जिन्हें सबसे बाहर जो लेयर है आप देखेंगे ये ट्यूनिका वेजिनालिस कहलाती है। ट्यूनिका वेजिनालिस के बाद में ये ट्यूनिका अंदर की तरफ जो लेयर होती है ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाती है। और वृषण कई लोब्यूल से मिलकर बना होता है। ये देखो, इनको लोब्यूल्स कहते हैं। और हर लोब्यूल्स के अंदर ये जो पीले रंग की नलिका पाई जा रही है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जिनको अपन रेता नलिकाएं कहते हैं। और इन रेता नलिकाओं के अंदर ही, ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन रेता नलिकाओं के अंदर ही शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो हमने पढ़ा सक्रोटल सैक, ये बाहर की तरफ, ये देखो सक्रोटम सैक, ये ऊपर की तरफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सारी मिलकर एक स्थान पर खुलती है, इसको अपन रेटिटेस्टिस कहते हैं। ये रेटिटेस्टिस फिर जब एपिडिडाइमिस में जाता है तो इसको वासा एफ्रेंशिया या कहते हैं। ये सारी वासा एफ्रेंशिया मिलकर एक डक्ट बनाती है, जिस डक्ट को हम शुक्रवाहिनी या डक्टस डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया कहते हैं, शुक्रवाहिनी। यानी कि रेटिटेस्टिस एपिडिडाइमिस में खुलती है और ये एपिडिडाइमिस से होते हुए मिलकर एक नलिका बनाकर खुलते हैं। इस संरचना को वासा डिफरेंस शुक्रवाहिनी कहते हैं। एपिडिडाइमिस में जो नलिका होती है उसको वासा एफ्रेंशिया शुक्र अपवाहिनी कहते हैं। टेस्टिस को ब्लड वेसल्स और नर्व्स सप्लाइड रहती है ताकि इसको संवेदनाएं और रक्त का संभरण हो। रक्त सदैव हर अंग में जहाँ भी ब्लड वेसल संभरित होती है न्यूट्रिशन का फंक्शन करता है। इस प्रकार ये टेस्टिस की एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हुई। तो टेस्टिस में जो सबसे बाहर सक्रोटम यानी कि वृषण कोश कहलाता है। अभी अपन ने पढ़ा वृषण कोश जो होता है, 2 वृषण कोश होते हैं तो 2 टेस्टिस होते हैं। और वृषण कोश के अंदर सामान्य बॉडी टेम्परेचर से लगभग 3 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम होता है। इस कम टेम्परेचर होने का कारण होता है कि अधिक तापक्रम में स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की क्रिया नहीं होती, इसलिए प्रत्येक प्राणी के अंदर वृषण सक्रोटम सैक के अंदर उतर आते हैं और कम तापक्रम के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। कुछ जीवों के अंदर टेस्टिस शरीर के अंदर स्थित होते हैं, छुपे हुए होते हैं। उस विशिष्ट अवस्था को गोपिक वृषणता क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहते हैं। कुछ जंतुओं में जैसे हाथी और प्रोटोथेरियंस के अंदर स्थायी रूप से वृषण शरीर के अंदर स्थित होते हैं। इसी अवस्था को क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहा जाता है। एपिडिडाइमिस वृषण के बाहर चिपकी हुई संरचना होती है, इसीलिए इसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म लगभग 3 दिन के लिए स्टोर रहते हैं। यहाँ शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, यहाँ शुक्राणु पूर्ण रूप से कार्यात्मक रूप से सक्रिय होते हैं। यहाँ इसके अंदर टेल में सीलिया फ्लैजेला आदि सक्रिय हो जाते हैं और वासा एफ्रेंशिया इजैकुलेशन के दौरान ये शुक्रवाहिनी में चले जाते हैं। वासा डिफरेंस शुक्रवाहिनी ये लंबी पतली ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है। लगभग इसकी जो लंबाई होती है वो मानव के अंदर 10 इंच लंबी होती है। ये एपिडिडाइमिस से निकलकर आगे जाकर मूत्र मार्ग के अंदर पहुंचती है, जहां ये स्पर्म को ले जाती है और वीर्य स्खलन के समय स्पर्म इसी में से होकर निकलते हैं। इसके अंदर चिकनी पेशियां पाई जाती हैं और इन चिकनी पेशियों के अंदर क्रमाकुंचन की प्रक्रिया होती है, जिस समय स्खलन की प्रक्रिया होती है।
और शुक्राणु स्खलित होने के लिए शरीर से बाहर चले जाते हैं। जनन तंत्र में कुछ सहायक जनन ग्रंथियां भी पाई जाती है। ये सहायक जनन ग्रंथियां कुछ स्त्रावण करती है। दोनों तरफ की शुक्रवाहिनी आगे जाकर एक विशिष्ट ग्रंथि में खुलती है। इसको शुक्राशय या सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। सेमाइनल वेसिकल के द्वारा एक क्षारीय पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन का, जो लगभग वीर्य का 60% हिस्सा बनाते हैं, 60% ऑफ द टोटल सीमन वॉल्यूम। इस स्त्रावण के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है जो शुक्राणुओं के लिए पोषण का कार्य करता है। इसके अलावा सेमाइनल वेसिकल के द्वारा एक विशिष्ट पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। इन पदार्थों को, रसायनों को प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं, इसी कारण इसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहा जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। जब सेक्सुअल एक्साइटेशन होता है, शुक्राणु मादा योनि में पहुंच जाते हैं तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि स्पर्म मूव करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर निषेचन में सक्षम बने और निषेचन प्रक्रिया सुनिश्चित हो। प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्राशय के दोनों तरफ पाई जाने वाली ग्रंथियां प्रोस्टेट कहलाती है। प्रोस्टेट का जो स्त्रावण होता है वो हल्का सा एसिडिक होता है। ये एसिडिक होता है, हल्का सा सफ़ेद दूधिया रंग का स्राव भी स्रावित करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो स्त्रावण होता है वो लगभग 30% वीर्य का हिस्सा बनाते हैं। ये फ्लूइड न्यूट्रलाइजेशन करता है और पीएच ऑफ सीमन का जो पीएच होता है, वीर्य का जो पीएच होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के स्त्रावण द्वारा बनता है और वेजिनल सीक्रेशन का भी पार्ट बनता है। इसके अलावा नर के अंदर एक अन्य ग्रंथि पाई जाती है, इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के द्वारा लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, यानी कि वह द्रव, वह स्त्राव जो जनन तंत्र को, ट्रैक्ट को, पाथ को, जनन पथ को चिकना बनाए रखता है। और चिकना बनाए रखने के कारण जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब मैथुन की प्रक्रिया होती है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स आसानी से होता है। उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन होता है वो कम भी हो जाता है। इस प्रकार एसेसरी ग्लैंड के अंदर सेमाइनल वेसिकल शुक्राशय हो गए, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गए, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो गए। सेमाइनल वेसिकल का सीक्रेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स और फ्रक्टोज हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड लगभग 30% सीमन का वॉल्यूम बनाती है। मिल्की वाइट स्लाइटली एसिडिक सीक्रेशन होता है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आपके लुब्रिकेटिंग फ्लूइड का सीक्रेशन करते हैं। अब इस चित्र में आप बहुत सुस्पष्ट रूप से दिख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंटरनल ऑर्गन तो आपको इसमें नज़र आ रहा है टेस्टिस। जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस सैक यानी कि जिसको सक्रोटम कहते हैं, उसके अंदर है। और बाहर की तरफ टेस्टिस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसको अपन एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस से फिर एक विशिष्ट संरचना निकल रही है, ये सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल आप देखिए ये आगे जाकर खुल रही है एक कॉमन डक्ट के अंदर। सेमिनल वेसिकल के दोनों तरफ ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जा रही है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की तरफ ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पाई जाती है। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन भी यूरिथ्रा में मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन भी मिलता है। और ये जो वासा डिफरेंस होती है, ये जिससे गुजरती है, ये सेमिनल वेसिकल एक पेयर के रूप में पाया जाता है। तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये तीन सहायक ग्रंथियों के रूप में इस यूरिथ्रा के होते हैं। फिर ये यूरिथ्रा एक लंबे पतले संकरे मार्ग के द्वारा पेनिस के थ्रू होते हुए एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ये यूरिथ्रा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को अपन पेनिस कहते हैं। पेनिस का
शिश्न कहते हैं। पेनिस का अगला ये फूला हुआ भाग जो आपको दिख रहा है इसको ग्लांस कहते हैं, और पीछे का जो हिस्सा दिखता है इसको हम शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट और ग्लांस पेनिस, ये दो हिस्से पेनिस के हुए। पेनिस के ऊपर और उत्तक पाए जाते हैं मस्कुलर और रक्तीय, जिनको हम कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पंजियोसा कहते हैं। कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पंजियोसम शिश्न को उत्थित करने का कार्य करते हैं ताकि इंटरकोर्स हो और सीमन का इजैकुलेशन हो। इस प्रकार सबसे बाहर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस, उसके बाद में ये आपके दिख रहा है जेनाइटल ट्रैक्ट, ये जा रहा, ये देखो सबसे बाहर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस। शिश्न के ऊपर का जो आवरण होता है इसको प्रीप्यूस कहते हैं। फिर ये आगे का फूला हुआ ग्लांस पेनिस कहलाता है। फिर ये अंदर की तरफ यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा आगे चलकर ये यूरिथ्रा है। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस है, इससे ये वासा डिफरेंस निकलकर शुक्राशय से होती हुई ये एक कॉमन चैम्बर में आ रही है। यहाँ शुक्राशय, फिर आपके इजैकुलेटरी डक्ट जिसको बोलते हैं स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी आगे चलकर यूरिथ्रा बनाती है। यूरिथ्रा बनने से पहले इसमें बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन मिलता है और शुक्राशय का सिक्रेशन मिलता है। इन तीनों का सिक्रेशन और शुक्रवाहिनी में आए हुए स्पर्म मिलकर सीमन यानी वीर्य का निर्माण करते हैं। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, कैसे स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है, हम अगले व्याख्यान के अंदर पढ़ेंगे।